Dear students, welcome to week number 1, lecture number 1 and 2. इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपको कोर्स से मुतालिक पता चलेगा कि ये कोर्स क्या है, इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं और इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन से टूल ज़रूरत होंगे, क्या क्या इंस्टॉलेशंस आपने अपने लैपटॉप या पीसी पे करनी होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर्स की आउटलाइन को वीक बाय वीक कि हम फर्स्ट वीक से लेकर वीक नंबर 16 तक क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, किन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसी वीक 1 में एक सादा सा, आसान सा, सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स में जो आप वेब इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, इसमें आप एक प्रोजेक्ट्स किस तरह से बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, उनको रन कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद हम इस वीक में MVC के अंदर मौजूद कंट्रोलर्स को डिस्कस करेंगे। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम कंट्रोलर के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है। फिर हम व्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि MVC में व्यूज़ क्या होते हैं और इस तरह हमारा ये वीक 1 के तमाम कंटेंट्स कवर हो जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम वीक 1 में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ। कोर्स का जो टाइटल है वो है वेब इंजीनियरिंग, ठीक है जी। और इसका टाइटल सब कुछ बता रहा है कि इस कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं। फिर भी मैं आपको तमाम चीज़ें बताता हूँ कि इस कोर्स में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं कि इस कोर्स में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हम जितने भी वेब डेवलपमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के, हम उनको इस कोर्स में कवर करेंगे। मेन फोकस जो होगा वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज पर होगा। आप लोगों ने क्लाइंट साइड पे बहुत सारी चीज़ें जैसे CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट को पहले से पढ़ चुके हैं आप लोग पिछले सेमेस्टर्स में वेब टेक्नोलॉजीज या वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स में। इस कोर्स में हमारा जो फोकस होगा, मेन जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज पे हैं। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के लिए हम ASP.NET को यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रोसॉफ्ट की ASP.NET टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं सर्वर साइड पे। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर करने हैं। जो चीज़ें आप ASP.NET टेक्नोलॉजी में सीख लेंगे, बहुत सारी वही चीज़ें आप बाकी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सिर्फ कुछ सिंटैक्स का या इम्प्लीमेंटेशन के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ओवरऑल आप वेब के थीम में सर्वर साइड पे बहुत सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो वेब की तमाम टेक्नोलॉजीज में तकरीबन यूजेबल होंगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ASP.NET क्या है। ASP जो है इट स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस। ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोग ब्राउज़र सब यूज़ करते होंगे और फेसबुक, जीमेल वगैरह को एक्सेस करते होंगे अपने अकाउंट्स को। तो ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर साइड पे। सर्वर साइड पे ASP.NET का एक इंजन होता है जो कि उस ब्राउज़र की रिक्वेस्ट के मुताबिक किसी फाइल को ढूंढता है, सर्च करता है, उस फाइल को रीड करता है और उस फाइल के अंदर मौजूद जितना भी कोड होता है वो सारा एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स बनते हैं वो होते हैं HTML में। याद रखें कि सर्वर के पास जब भी हम हमारे इस कोर्स में हम ASP.NET MVC के कोर्स में जब भी हम सर्वर की बात करेंगे तो सर्वर हमें डेटा की जगह आप सोच रहे होंगे कि डेटा से क्या मुराद है। डेटा से मुराद यहाँ पर HTML पेजेस ही होंगे। हाँ, एक टाइम आएगा जब हम JSON और XML डेटा भी रिटर्न कराएंगे ASP.NET वेब API को यूज़ करते हुए। वो बाद के कंसर्न्स हैं। सबसे पहले शुरू के कोर्सेज में हमारा डेटा होगा वेब पेज और वेब पेज में अंदर मौजूद तमाम HTML और उसके कंटेंट्स होंगे। अच्छा जी, ASP.NET जितनी भी डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनके लिए मुकम्मल सपोर्ट करता है। आप पेजेस डेवलप करेंगे, आप डेटाबेस से चीज़ों को एक्सेस करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और इसमें डेवलपमेंट के जितने भी मेन थीम्स हैं, बल्कि जितने भी मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो ASP.NET सब सपोर्ट करता है, सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है।
अब ASP.NET के जो मॉडल्स हैं उनमें 5-6 चीज़ें हैं। कुछ फॉर्म्स का तरीकाकार है कि आप वेब फॉर्म्स के थ्रू डेवलप करते हैं। अब ASP.NET MVC कोर की बातें भी हो रही हैं। ASP.NEट वेब API भी है, ASP.NEट MVC भी है और ASP.NEट वेब API कोर भी है। इस तरह रेजर पेजेस और इस तरह बहुत सारे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जो सारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही तकरीबन तमाम वेब के कॉन्सेप्ट्स को सारे ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम उनमें से सिर्फ 2 मॉडल्स यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। ज़्यादातर फोकस हमारा तकरीबन फर्स्ट 13 लेक्चर्स में हम ASP.NEट MVC को कवर करेंगे और उसके बाद लास्ट 3 लेक्चर्स में हम ASP.NEट वेब API के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ इन 2 मॉडल्स को यूज़ करेंगे। हम फॉर्म बेस्ड अप्रोच, इस किस्म की जो बाकी अप्रोचेज हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे। हम ASP.NEट MVC 5 को कवर करने जा रहे हैं। हम ASP.NEट MVC 4 को डिस्कस नहीं करेंगे। अब टूल्स की बात करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर MVC प्रोजेक्ट्स। उसके बाद डेटाबेस साइड पे हमारे पास SQL सर्वर DBMS होगा और ब्राउज़र जो हम इस कोर्स में यूज़ करने जा रहे हैं, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि बेहतर है कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें। तो मैं इस कोर्स में गूगल क्रोम को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट को सेंड किया करूँगा IS एक्सप्रेस या सर्वर की तरफ, जिस जो भी आप कहना चाहें। सर्वर का हमारे का नाम IS एक्सप्रेस होगा जो कि बिल्ट इन होगा विजुअल स्टूडियो में। तो हम इस कोर्स में गूगल क्रोम को फॉलो करेंगे और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा। आप फायरफॉक्स या बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, इस कोर्स में मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि हम तमाम नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स जो कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से क्या मुराद है। फुल स्टैक वेब डेवलपर वो होता है जो कि कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को डिज़ाइन एंड डेवलप करता है एंड टू एंड, यानी कि वो CSS भी खुद लिखता है, HTML भी उसे पता होती है और उसको बिजनेस लॉजिक भी लिखना आती है। सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन का भी अंदाजा होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन का भी अंदाजा होता है और डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट भी कर सकता है, डेटाबेस से रिकॉर्ड्स रिट्रीव भी करा सकता है। इसके अलावा उसे डिबगिंग और ये सारी टेक्निक्स का भी आइडिया होता है। एंड टू एंड जितना भी हमसे हो सका हम तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। मैंने पहले से आपको बता दिया है कि हम CSS HTML को नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन कुछ चीज़ HTML की जो कि C# के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजर इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी हैं, वो हम ज़रूर कवर करेंगे। और CSS के लिए हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में अभी आपको उसके साथ भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। अब कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। वीक 1 में हम ये एक्सप्लोर करेंगे, ज़ाहिर हम विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है। फिर हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट डेवलप कर लेंगे विजुअल स्टूडियो में। उसके बाद हम कंट्रोलर्स पे डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स ब्राउज़र से रिक्वेस्ट को कैसे रिसीव करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट एक रिस्पांस जनरेट करते हैं। कंट्रोलर इज एडमिनिस्ट्रेटर, आप यही समझे कि ये बड़ा कोर पार्ट है आपकी MVC के अंदर। उसके बाद हम व्यूज़ क्रिएट करेंगे। व्यूज़ दरअसल HTML के पेजेस ही होंगे, लेकिन हम उनको C# के सिंटैक्स में लिखेंगे। तो व्यूज़ क्रिएट करने के बाद हम उनको कैसे रिटर्न कराते हैं, यूज़र को कैसे वो व्यू कराते हैं, इस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ग्लोबल फाइल, इस फाइल को हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें एक दो मेथड्स जो हमारे काम के हैं उनको हम इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे और इस फाइल की अफादियत का भी आपको पता चल जाएगा। आखिर में हम राउट कन्फिग फाइल की बात करेंगे। राउटिंग क्या होती है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाया जा रहा होता है और क्या स्कीम्स होती हैं, ये भी एक पूरा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को हम बहुत अच्छी तरह से इस वीक 1 में ही डिस्कस कर लेंगे। अब बात करेंगे वीक 2 की आउटलाइन की। वीक 2 में हम रेजर के बारे में सीखेंगे कि रेजर क्या होता है। रेजर दरअसल एक इंजन है CSHTML लिखने के लिए, यानी C# टाइप के HTML लिखेगा और उसके बाद सर्वर हमारा उस कोड को C# से HTML से जो लोकल HTML होती है, बेसिक HTML कंट्रोल्स होते हैं, ट्रेडिशनल HTML जो हम यूज़ करते हैं, एक्चुअल HTML जिसे आप कहते हैं जो ब्राउज़र रीड करता है, उसमें कन्वर्ट कर देगा।
तो रेजर काम सिंटेक्स जो है वो वीबी में भी हो सकती है, रेजर के अंदर कोडिंग, और सी शार्प में भी हो सकती है। वीबी वाले को वीबी एचटीएमएल कहते हैं, विजुअल बेसिक एचटीएमएल, और सी शार्प वाले को सी एस एचटीएमएल कहते हैं, यानी सी शार्प एचटीएमएल। तो हम इस कोर्स में सी शार्प को जो है स्टडी करेंगे, सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सी शार्प बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज है, जिस तरह के जावा है इसके तकरीबन कॉन्सेप्ट उसी तरह से हैं, ऑलमोस्ट जिस तरह जावा के हैं, इसलिए आपको इसमें लर्निंग के लिए कोई डिफिकल्टी फील नहीं होगी, आप आसानी से चीज़ों को इसमें सीख जाएंगे। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आसान है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल लैंग्वेज है। हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं रेजर में, सी शार्प के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डिस्कस कर लेंगे वीक 2 के अंदर। फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट्स इनको डिस्कस करेंगे, और लूप्स को भी डिस्कस करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है फॉर ईच लूप का, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीक 2 के कोर्स के दौरान, वीक 2 के जो कंटेंट्स जब हम कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम एरेस को कवर करेंगे कि रेजर में एरेस सी शार्प के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, उनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, उनमें मौजूद वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे किया जाता है, और एरेस के कुछ 2-4 बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं उनको भी हम टच करेंगे, ताकि आपको बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करने का भी अंदाज़ा हो जाए। आखिर में हम बहुत ही अहम जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है मेथड्स, मेथड्स कैसे क्रिएट करने इसको डिस्कस करेंगे। रेजर में सी शार्प के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए मेथड्स को डिफाइन कैसे करते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं वीक 2 में। अब बात करेंगे हम वीक 3 की। वीक 3 में हम जो कंटेंट्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये एक टूल है, आप ये समझे कि ये एक बनी बनाई इसमें क्लासेस मौजूद हैं। अच्छा, क्लासेस से मुराद सी शार्प जावा की क्लासेस की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि क्लासेस से मुराद CSS की बनी बनाई क्लासेस हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। यानी हम बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में यूज़ करेंगे। अगरचे बूटस्ट्रैप में जावास्क्रिप्ट के कुछ पॉपअप्स और इस किस्म की चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनको कवर नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से बूटस्ट्रैप को डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है, पहले से मौजूद है, उसको डाउनलोड करना, उसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड कैसे कराना, यानी पूरा सेटअप करना बूटस्ट्रैप का, ताकि आप उसको प्रोजेक्ट्स में, अपने कोड्स में, HTML के अंदर यूज़ कर सकें एज CSS फाइल्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे अहम जो थीम है वो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बूटस्ट्रैप की क्लासेस को HTML टेबल पे या HTML के जो बटन होते हैं, इनपुट टाइप बटन जिनकी होती है फॉर्म्स की, उन पे बनी बनाई क्लासेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए, उनको खूबसूरत ताकि वो नजर आए एंड यूज़र को, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसका हम कोड भी लिखेंगे और आउटपुट भी आपको दिखाएंगे कि देखें बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करने के बाद चीज़ें कितनी बेहतर हो गई हैं। फिर हम बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि फॉर्म के ऊपर इनपुट कंट्रोल्स को कैसे ब्यूटीफाई किया जा सकता है बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन बनी बनाई क्लासेस को यूज़ करते हुए। फॉर्म आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इनलाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए। तो इस चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि बूटस्ट्रैप को डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद बात करेंगे हम वीक 4 की आउटलाइन की। वीक 4 में आप लोग फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फॉर्म्स होते क्या हैं, फॉर्म्स को कैसे डेवलप किया जाता है, और फॉर्म्स के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उन एट्रीब्यूट्स का यूजेज क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीक 4 में। फॉर्म का ये देखें, एक्शन मेथड, एक्शन और मेथड, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम HTML हेल्पर्स की बात करेंगे, यानी सी शार्प की HTML कैसे लिखी जाती है। HTML हेल्पर्स भी दरअसल फंक्शंस होते हैं जिनकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है, और वो जो है बेसिक HTML का कंट्रोल बना रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि HTML हेल्पर्स को कैसे डेवलप किया जाता है, ये होते क्या हैं और इनका बेनिफिट क्या है। उसके बाद हम
पोस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट क्या होती है? जो फॉर्म हम या तो पोस्ट करते हैं या गेट की रिक्वेस्ट के थ्रू उनका डाटा भेज रहे होते हैं कंट्रोलर की तरफ यानी सर्वर्स की तरफ, ये रिक्वेस्ट क्या है, इनका डिफरेंट क्या है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब आप बात करेंगे वीक नंबर 5 की। वीक नंबर 5 में आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर्म्स कलेक्शंस क्या होती हैं। फॉर्म कलेक्शंस के थ्रू आप डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं कंट्रोलर में। फिर हम ये आपको बताएंगे कि ये फॉर्म कलेक्शंस वाला दरअसल डायनामिक टाइप व्यू है और डायनामिक टाइप व्यू के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या इसके क्या मसाइल हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रांगली टाइप व्यू की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे और स्ट्रांगली टाइप व्यू को डिस्कस करेंगे। स्ट्रांगली टाइप व्यू के क्या बेनिफिट्स हैं, हम स्ट्रांगली टाइप व्यू पे क्यों कोड करने जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मॉडल की क्लासेस डेवलप करेंगे। मॉडल की क्लासेस क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे और MVC का कॉन्सेप्ट रिविजिटेड करेंगे यानी रिविजिट करेंगे। हम ये देखेंगे कि MVC दरअसल क्या है, क्योंकि मॉडल क्लासेस के पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद आपके तमाम कंपोनेंट्स को पढ़ चुके होंगे, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा से फिर रिवाइज कर लेंगे, उसका एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए कि MVC पैटर्न क्या है। वीक 6 की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉडल की क्लासेस के डेटा को कंट्रोलर से व्यू की तरफ कैसे हम सेंड कर सकते हैं, हम रिस्पांस में कैसे भेज सकते हैं। पिछले वीक में हमने ये देखा था कि हम कंट्रोल व्यू से कंट्रोलर को डेटा कैसे भेज सकते हैं वीक 5 में, जबकि वीक 6 में हम ये देखेंगे कि कंट्रोलर से डेटा कैसे भेजना है हमने व्यू को। उसके बाद हम ADO.NET की टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ADO.NET टेक्नोलॉजी डेटाबेस कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए यानी MVC के एप्लीकेशन का SQL सर्वर के किसी टेबल के साथ, किसी डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन करना है, उसके लिए हम ADO.NET की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि SQL सर्वर में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद MVC ऐप को हम SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे और जो टेबल हमने क्रिएट किया होगा उसमें हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। MVC ऐप से डेटा को सेंड करेंगे और SQL सर्वर के इस टेबल में जो हमने क्रिएट कराया होगा उसमें इंसर्ट करा देंगे, सेव करा देंगे। अब हम बात करेंगे वीक नंबर 7 की आउटलाइन की। वीक नंबर 7 में आप अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने जावास्क्रिप्ट में फॉर्म्स की वैलिडेशन की होगी। हम ये दोबारा से रिव्यू कर लेंगे कि फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों की जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होती है। इस कोर्स में हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन को फोकस नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये बताऊंगा कि सर्वर साइड पे वैलिडेशन कैसे होती है और सर्वर साइड वैलिडेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए ASP.NET MVC में बिल्ट इन कुछ क्लासेस हैं, डेटा एनोटेशंस हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और इसको कैसे यूज करना है इसकी हम एग्जांपल कोड के थ्रू डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम कुछ कस्टम वैलिडेशंस का कोड लिखेंगे। डेटा एनोटेशंस में कस्टम वैलिडेशंस कैसे लिखी जाती हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले तो हम बिल्ट इन जो है वो एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए वैलिडेशन कराएंगे, उसके बाद हम कस्टम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और वैलिडेशन कराएंगे। आखिर में हम ये देखेंगे कि डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को कैसे फेच कराना है और MVC के किसी वेब के पेज के में किस तरह से व्यू में किस तरह से उसको डिस्प्ले कराना है। हम इस वीक में, पिछले वीक में हमने डेटा को इंसर्ट करना सीखा हुआ होगा, तो इस वीक में हम डेटा को फेच करना सीखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वीक नंबर 8 की आउटलाइन को। वीक नंबर 8 में हम ये देखेंगे कि सिर्फ एक रिकॉर्ड को MVC एप्लीकेशन में उसकी डिटेल्स को कैसे देखा जा सकता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। एक्शन लिंक्स यानी एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रिडायरेक्ट कैसे करते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड्स का पूरा टेबल होगा, उसके सामने डिटेल्स का एक बटन लगा हुआ होगा,
लिंक बटन लगा होगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो उस एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम फ्रंट एंड पे जो एक रिकॉर्ड दिखा रहे होंगे मुख्तलिफ एम्प्लॉज़ के, या मुख्तलिफ कोई भी किसी भी आइटम्स या कोई भी चीज़ हो सकती है, सिर्फ एम्प्लॉज़ ज़रूरी नहीं एम्प्लॉज़ हों, पेशेंट्स हो सकते हैं, बुक्स की डिटेल्स हो सकती हैं, एंड मैनी मोर, जो भी आपकी प्रोजेक्ट डोमेन है, हम उसकी पूरी डिटेल्स एक पेज पे एक रिकॉर्ड की नहीं दिखा सकते। उसमें समरी होगी और तमाम रिकॉर्ड्स होंगे। जब किसी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करेगा एंड यूज़र, तो उसको उसी रिकॉर्ड की हम डिटेल्स शो करा देंगे किसी और पेज पे। तो रिडायरेक्शंस कैसे होती हैं, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, और एक्शन लिंक्स क्या होते हैं, डिटेल्स और समरी से क्या मुराद है, ये चीज़ें आप वीक 8 में सीखेंगे। फिर एमवीसी के एप्लीकेशंस में रिकॉर्ड्स को एडिट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि रिकॉर्ड गलत इंसर्ट हो जाता है या उसमें अपडेशन की ज़रूरत होती है, तो हम एंड यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद डेटा को अपडेट कर सकता है। तो हम इस वीक 8 में एडिटिंग और अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कैसे किया जाता है। ज़ाहिर है ये काम भी हम एमवीसी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। एंड यूज़र ये नहीं होगा कि डेटाबेस में जाके टेबल को ओपन करेगा और वहाँ सेलेक्ट करके रिकॉर्ड डिलीट करेगा, बल्कि ऐसे होगा कि हमारी एप्लीकेशन में रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, वो जिस रिकॉर्ड को क्लिक करके डिलीट करना चाहेगा उसको डिलीट कर सकता होगा। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स की। इसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे कि जावास्क्रिप्ट कन्फर्मेशन डायलॉग क्या होता है, और किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले इसकी अफादियत क्या है कि हम कन्फर्मेशन लेते हैं। क्या आपको यकीन है कि आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड को डिलीट कर लें? अगर उसके बाद वो यस करता है तब रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। तो हम इस कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वीक 8 के फौरन बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। आप मिड टर्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है आप इन तमाम वीक्स के मटेरियल को रिव्यू करेंगे, और मिड टर्म के एग्ज़ाम में इन तमाम वीक्स के मुतालिक जितना भी डेटा है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गुड लक फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम।